गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैराथन कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे समास, जिसमें हमने पहली क्लास में समास को हमने आपको बताया था और उसके साथ साथ कुछ उसके भाग भी बता दिए थे। समास का एक रिकैप मार लेते हैं धीरे से और उसके बाद फिर हम जहाँ से हमने छोड़ा है वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग जाके पिछली क्लास देख लें, जिन्होंने नहीं देखा है पूरा आपने अच्छे से बताया उसको, समास को। ठीक है, और जो समास है आपका वो, इसमें हमने आपको बताया था शब्द निर्माण की क्या है ये विधा है, यानी शब्द का निर्माण हम कर रहे थे, शब्दों को बना रहे थे, जिसमें हमने संधि बना ली थी, है ना, संधि को सीख लिया था। अब हम समास को पढ़ रहे हैं। समास में हमने क्या बताया था, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण करना, संक्षेपित करना, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ मतलब उसका जो लिटरल मीन होता है, जो मतलब उसका संक्षेपित मीन होता है, उसको क्या कहते हैं, संक्षेपण करना। और इसका अगर आप इसको तोड़ते हैं, सा मास, सा मतलब सहित, मास मतलब योग करना, अर्थात किसी भी शब्द का मतलब किसी भी पद का पद के साथ आपस में योग करना, है ना। तो ये इसका कुछ संक्षिप्त मीन होता है, जिसमें हमने आपको समास बताया था और उसमें हमने मुख्य रूप से 4 भाग बताए थे आपको। क्या बताए थे? 4 भाग। तो जैसे ये पद पर आधारित है, समास पद पर आधारित है, तो ये 4 पार्ट इसके मुख्य रूप से होते हैं। पहला हमने बताया था पूर्व पद प्रधान, दूसरा उत्तर पद प्रधान, तीसरा उभय पद प्रधान और चौथा उभय पद अप्रधान। अर्थात पूर्व पद प्रधान में जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमने बताया था क्या करता है, वो उसका पहला सामासिक पद जो होता है वो दूसरे को अपने अनुकूल परिवर्तित कर लेता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरा आपको बताया था उत्तर पद प्रधान, जिसमें हमने आपको पहला बताया था कर्मधारय। कर्मधारय का अर्थ होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारया, इसका सूत्र होता है ना। इसमें क्या होता है, एक शब्द विशेष्य का एक शब्द विशेषण का पूर्व मतलब पद विशेष्य का या सॉरी विशेष्य का दूसरा विशेषण का होगा। इसमें क्रम जो है चेंज होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पद विशेष्य का होगा, एक पद विशेषण का होगा। ठीक है, आप पहचान जाओगे कि उसमें क्या है, कर्मधारय समास है। फिर दूसरा हमने इसी में उत्तर पद में बताया था आपको द्विग समास। द्विग का अर्थ होता है, द्विग मतलब दो दो, यानी द्विग मतलब अर्थात दो की बात कर रहा है या संख्या की बात कर रहा है, सीधी बात। संख्या पूर्व द्विगु क्या होता है, द्विगु समास होता है ना। तो उसके उसमें हमने आपको बताया था जो भी समासिक पद होगा उसके पहले संख्या आ जाएगी, क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, तत्पुरुष समास। पर सर्गे तत्पुरुषा इसका सूत्र होता है, आज हम उसी को बताएंगे। और उससे पहले हमने बहुब्रीहि समास भी हमने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। उसमें क्या बताया था, वे समास जिसमें ये उभय पद अप्रधान समास होते हैं, इनमें ना प्रथम पद की प्रधानता, ना द्वितीय पद या पूर्व पद की प्रधानता भी नहीं, ना उत्तर पद की प्रधानता। इसमें इन दोनों पदों को मिलाकर हम एक शब्द तो बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, वो किसी अन्य अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब आपको शब्द यथा स्थिति में दिखेगा कि हाँ ये शब्द है, लेकिन जब उसका आप अर्थ विच्छेद करोगे, जब आप उसका अर्थ निकालोगे, तो वो अर्थ कहाँ पहुंच जाएगा, वो किसी अन्य को ही अर्थ में प्रदर्शित कर देगा। तो ये हमने जब हमने आपको द्विगु बताया था, तो उसी में कुछ उदाहरण हमने बहुब्रीहि के भी दिए थे, जिसमें आपको हमने लिखवाया था कि ये वाला जो क्या है, ये द्विगु है और ये क्या है, बहुब्रीहि है, जिसके एग्जाम्पल दिए थे ऑनलाइन वाले, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मैंने एक एक करके आपको लिखवाया है। क्लियर हो रही बात। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, उत्तर पद प्रधान के तत्पुरुष समास की, है ना। उत्तर पद प्रधान के किसकी, तत्पुरुष। कुछ समझ में आया, पीछे की चीजें समझ में आ गई, है ना। इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखवाए थे, आपको एग्जाम्पल भी हमें लगता है सब समझ में आ गए होंगे, है ना।
जो भी है, और भी एग्जांपल्स आप पढ़ लेना, देख लेना, लिख लेना, ठीक। बाकी हो सकेगा तो हम कुछ ना कुछ अवेलेबल भी करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष समास की, यानी उत्तर पद, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी, ये एकदम परफेक्ट बात है ना। तत्पुरुष का सूत्र होता है पर सर्गे तत्पुरुष, ठीक, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र। परसर्ग का मतलब होता है कारक सहित चिन्ह, है ना, कारक सहित चिन्ह। परसर्ग का अर्थ होता है कारक सहित चिन्ह, है ना। अर्थात कारक की बात कर रहा है ये तत्पुरुष, है ना। कारक हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों ना हम यही पढ़ लें, है ना। देखो थोड़ा सा एग्जांपल दे करके हम आपको बताते हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये कर्ता सही लिखा है? बताओ भैया, सही लिखा है कर्ता? है? क्या लिखा है? क्या किसमें गलत है? ये कर्ता सही है? सोच लो। चलो आगे, 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 आगे। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी आप ही लोग बोल रहे हो, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। फिर कई बार अधिकरण होगा? हाँ? ऊपर नीचे हो गया? अभी आप ही सब बोल रहे हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर संबंध का की के रा रि रे, तभी तो मैंने बोला इसको। आप लोग कब से पढ़ रहे हो ये हैं? और आगे? हाँ? जी ऐसे ही होता है। हाँ? अपादान नहीं है? हाँ अपादान हट गया वो, अपादान यहाँ लिख लो, है ना। अभी भी सोच लो, ये खाली चेक कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। सही है। अब इसको याद करने का तरीका हम बताएंगे। अभी तो ये नॉर्मल तरीके से आपने देख लिया, लेकिन इसका याद करने का तरीका भी बता देंगे। जैसे हर चीज याद करने की तरीके ट्रिक धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, ऐसे ही भी बताएंगे। कैसे आप लोग, कैसे मतलब इस चीज को पढ़ते हो? सिंपल ऐसे ही याद कर रखा होगा आपने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, फिर संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है हरे, ऐसे याद कर रखा होगा, ठीक। ऐसे नहीं याद करना है। यहाँ से फिर से, अब क्या होगा यहाँ पे? और क्या होगा? और क्या होगा? और क्या होगा? टोटल कितने होते हैं?
जो बोल रहा है बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ क्या बता रहे थे, 8 होते हैं 7 होते हैं, कौन बोलो? हाँ हाँ, ये संस्कृत की बात है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसको विभक्ति विभक्ति वाला हम नहीं बता रहे कुछ। विभक्ति इतना समझो कि जो तत्पुरुष होता जो तत्पुरुष समास होता है ये विभक्तियों पर ही होता है ना। विभक्ति का अर्थ होता है कारक सहित, मतलब जो जो उसका चिन्ह होता है वही विभक्ति होती है ना। जैसे राम रामो रामा करके आप पढ़ते हो तो उसके रूप होते हैं, ये विभक्ति से निकलते हैं, उसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अभी हम पहले इसको ये समझ लेते हैं। देखो, कर्ता ने, ठीक, ये चिन्ह हो गया इसका, ये कारक सहित चिन्ह है। कारक सहित चिन्ह का मतलब क्या होता है? जो कारक का सिर्फ सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है या कोई भी क्रिया संपन्न हो रही है या कोई भी चीज संपन्न हो रही है, उसका उससे संबंध बताना है कि उसका उससे क्या संबंध है, वो उसके लिए किस विधि माध्यम से जुड़ा हुआ है, मतलब उसका कारण क्या है, उसका कारक क्या है। समझ रहे हैं बात? मतलब वो क्यों उससे अटैच है और कैसे अटैच है। तो वो अटैच किसी ना किसी चिन्ह से ही होगा, जुड़ेगा किसी ना किसी चिन्ह से, और वो चिन्ह क्या होते हैं ये, ठीक। अब इसका चिन्ह क्या होगा? को, ठीक। इसका से और द्वारा, ठीक। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति। अभी सब समझ में आएगा आपको। अभी मैं प्रारूप बना दूं आपके लिए। संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हो गया। हाँ अभी सब छाप लो, सब लिख रहा, लिखने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। अभी इसमें बहुत चेंज करने वाले हैं हम, इधर उधर करेंगे, फिर क्या करोगे कॉपी में? देखो हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाए एक बार। हम जो भी प्रारूप बनाते हैं आपके लिए एकदम प्रॉपर, आपके दिमाग में आज तक जितने भी मैंने बनाए होंगे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इधर उधर भ्रमित, मतलब भ्रमण कर ही रहे होंगे। चाहे वो शुरू का वो हो, आ ई ऊ वाला हो, चाहे जितने भी हो, पूर्व पद उत्तर पद उभय पद, सब आपके दिमाग में एकदम सटीक से बैठ गए। इसको भी उसी तरीके से कारक थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। समास है ये, लेकिन हम यहीं पे कारक भी खत्म कर देना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस वजह से आप, नहीं तो कर्ता तो होता ही नहीं है पर उसमें, तत्पुरुष में कर्ता नहीं होता है, ठीक है। और संबोधन भी नहीं होता है। कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। इतने देखने हमें इतना ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम आपको सारी चीजें बता बता के ही काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप कर्ता ने, ये तो आप चिन्ह समझ रहे होगा, ने कहीं ना कहीं लग जाता होगा, लेकिन ये चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है वो भी देख लीजिए, ठीक। चलिए, हमने कहा ये राम हो गया, ये रावण हो गया, ठीक। दो बातें हमने लिख दी। बहुत ध्यान समझना, कारक बहुत, मतलब आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएगा। ये राम हो गए, ये रावण हो गए, ठीक। इनको हमने बना दिया कर्ता, और ये हो गए कर्म, ठीक। यहां पे हम एक क्रिया ले लेते हैं, एक क्रिया हमने ले ली। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी कार्य संपन्न होने की स्थिति, या संपन्न हो रहा हो, या संपन्न हो जाए, ठीक है। कोई भी चलायमान स्थिति सब क्रिया में आती है,
ठीक है, उससे हमें किसी की कार्य होने का भेद होता है। ठीक, अभी ज्यादा क्रिया में नहीं एंटर करेंगे, नहीं तो फिर दिमाग और इधर उधर घूमने लगेगा। सिर्फ इतना समझो कि वो उस कार्य के होने की स्थिति को बताता है। ठीक, इतनी बात समझो। क्रिया हम ले लेते हैं यहाँ पे मारना। मारना क्रिया है, किसी को मारना क्रिया है नहीं है? ठीक, अब हमने यहाँ पे आपको बताया है कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को। ठीक, बढ़ो आगे। हमने कर्ता का चिन्ह लगा दिया ने, कर्म का चिन्ह लगा दिया आपको। ठीक, ये कर्ता का चिन्ह आ गया, ये कर्म का चिन्ह आ गया, और मारना यहाँ पे क्या हो गई क्रिया। क्रिया के बिना माध्यम से वाक्य संपन्न नहीं होता। वाक्य की जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, वाक्य बिना क्रिया के संपन्न नहीं होता। ठीक है, कुछ वाक्य क्रिया रहित होते हैं, कुछ वाक्य क्रिया सहित भी होते हैं, लेकिन जब तक किसी भी कारक सहित कोई भी वो होते हैं वाक्य, तो उस बिना क्रिया के संपन्न नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे चीज समझ में आई, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता की हमने ये लगाया चिन्ह, कर्म का चिन्ह हमने ये लगाया, तो ये क्या हो गया, कर्ता और कर्म दोनों समझ में आ गए। एक वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं, कर्ता के बाद जस्ट ने लगा होगा, ने लगा हुआ है या ने की स्थिति पता चल रही है, ठीक, तो वहां पे कर्ता आ जाएगा। ने चिन्ह का स्थिति पता चल जाए कि कोई भी वाक्य पढ़ने पे ऐसा लगे कि वो ने संबंध स्थापित कर रहा है, कर्ता ने रावण को मारा, तो यहाँ पे को की स्थिति अगर आ रही तो वो कर्म की स्थिति है, ने की स्थिति आ रही तो वहां पे कर्ता की स्थिति। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। करण से द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक, अब इन दोनों को ले लेते हैं। राम ने रावण को धनुष से मारा। से आया, या फिर इस से के बाद अगर आपको पता करना है कि ये किस से में है, अपादान में है या करण में है, तो इसको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि धनुष की स्थिति जो भी वो आ रहा है करण, ये करण है, जो भी आ रहा है उसकी स्थिति आपको देखनी होगी, उससे क्या हो रहा है। अभी इतना समझो, यहां पे अगर द्वारा लगा दें, से दूसरा दूसरा चिन्ह द्वारा लिखा हुआ है, तो द्वारा इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप उस स्थिति को पता कर लें कि वो किस में है, कर्ण में है या अपादान में है। तो कर्ण में है, कैसे पता चला कि राम ने रावण को धनुष से मारा या धनुष द्वारा मारा, ये भी बात सही हो रही है। इसका मतलब ये किस में चला गया, कर्ण में चला गया। चलो ये बात भी हमने मान ली। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, संप्रदान। ठीक, राम ने रावण को सीता के लिए धनुष से मारा। बताओ, आ गई बातें, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? छोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। यहां कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इतनी बात समझ में आई? बताओ, अभी तक समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये चार बातें हो गई। अब ये अपादान लेना है, संबंध लेना है। अब संबंध और अपादान और संबंध ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ो। राम ने रावण को सीता के लिए
एक मिनट। राम ने रावण को बंधन मुक्त होने के लिए सीता इसको और अच्छा कर दें, इसको ऐसे लिख लो, राम ने रावण को बंदी सीता के लिए धनुष से मारा। ठीक, या फिर हम इसको दूसरे वाक्य में कर दें, है ना, छोड़ो इसको, बंदी ज्यादा इसमें वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसे समझो, इधर भी बता देंगे। राम ने सीता के लिए, सीता को बंधन मुक्त होने के लिए रावण को मारा। ठीक, अब बंधन मुक्त, अब जैसे बंधन मुक्त होने के लिए, यहां हमने बात कर दी बंधन मुक्त की। ठीक, बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त। बंधन मुक्त में क्या आ रहा है? बंधन से मुक्त, अर्थात जो बंधन है उससे मुक्त होने के लिए, जब इसको हम तोड़ेंगे, बंधन से मुक्त होने के लिए, तो यानी ये मुक्त हो रही है, मुक्त हो रही है। इधर सुनिए, बंधन से मुक्त होने के लिए अर्थात से की स्थिति आ रही है ना, तो से मुक्त होने के लिए तो किसी चीज से अलग हो रही है। हमने कहा जैसे रोग ग्रस्त और रोग मुक्त दोनों बातें हैं, एक रोग से ग्रस्त और एक रोग से मुक्त। जो रोग से ग्रस्त है वो किसमें चला गया? करण में चला गया। जो रोग से मुक्त है वो किसमें चला गया? समझ में आई बात? कुल मिला के आपको फंडा समझ में आना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, चलो। फिर संबंध काकी के रारी रे नानी ने। ठीक, अब देखो कैसे होता है, इसको यहां संबंध में आ गया काकी के रारी रे नानी। ठीक, ये कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे हमने कहा उसका, उसकी, उसके, तीनों रूप आ गए। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने, तीनों रूप आ गए। अब जहां पे ये तीन दिख जाए, मतलब इसके साथ साथ ये भी दिख जाए, ये 9, तो समझ जाना वहां पे क्या है? संबंध। ठीक, समझ में आ गई बात? काकी के अभी तक काकी के ही पढ़ा था, नानी ने रारी ने ही पढ़ा था, लेकिन अब आपको उसका, उसकी, उसके पढ़ना है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी भी देखना है, और अपना, अपनी, अपने। जहां ये दिख जाए वाक्य में, ये 9, बातचीत ना करो भैया, फिर कहोगे, फिर सर इधर उधर करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, डिस्टरबेंस करोगे तो फिर हम, यही तो नहीं बर्दाश्त है, बाकी सब बर्दाश्त है। बाकी आप खड़े होकर गाना सुना दो हम सुन लेंगे, लेकिन ये भुनभुनाहट, ये मक्खियों वाली भुनभुनाहट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने, ये 9 जग जहान में कहीं दिख जाए, क्या लगा देना है? समझ गए? पहचान लेंगे संबंध को। जैसे कर्ता ने लिखा हुआ था और इसमें अपने भी आ रहा है, तो जहां अपने दिखेगा वहीं संबंध लगाइएगा। समझिए डिस्टरबेंस अगर आपके दिमाग में हो ये,
कि जहां अपने दिखे वहीं पे लगाइएगा। ने आपको दिख सकता है, ने जैसे इसमें दिख रहा है राम ने, लेकिन अपने तो नहीं दिख रहा है। जहां अपने दिख जाए वहां पे आपको संबंध लगाना है। जहां राम ने लिखा हुआ है या किसी के साथ ने लगा हुआ है तो वहां पे क्या लगाओगे, कर्ता। समझ में आ गई बात? इतनी बहुत ही नॉर्मल, एकदम बिल्कुल डाइल्यूट होकर के सब बता रहे हैं आपको। अब आगे क्या बचा, अधिकरण में पर। अब में जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, जो क्लास बन गया ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये अधिकरण। समझ में आ गई बात? हम यहाँ पर बैठे हैं, हम दीवार पर बैठे हैं, दीवार क्या बन गई यहाँ पे, अधिकरण बन गई। समझे? और संबोधन, हे अरे, जहां पे कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना या प्रिय घटना नजर आ जाए, वहां पर हम जिन जो भी सब पहले आते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे मजा आ गया, तो ये जो शब्द हैं जो विस्मय उत्पन्न करते हैं, जो जो चिन्ह विस्मय उत्पन्न करते हैं, वो सब क्या आते हैं, संबोधन। इतनी बात समझ आ गई? तो यही है आपका क्या, कारक। ठीक, इतना ही आपको पहचानो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पहचानना। बाकी यही है। अब इसको हम इसको ऐसे याद करते थे पहले, 3 के एक साथ हो गए, ठीक है, एस एक छोड़ के 3 ये एस हो गए, ठीक है। बाकी ये दो होते हैं, ये ए हो गए। पहले ऐसे याद करते थे, ट्रिक थी ये, मतलब ऊपर वाले 3 के, फिर उसके बाद एक छोड़ के 3 एस हो गए, और जो 2 बचे वो ए हो गए। अगर आपको नहीं याद आता है तो आप ऐसे करके, जैसे 3 के पहले 3 के, फिर 3s अल्टरनेट लिखते थे हम। मतलब ये हमारी पहले की ट्रिक थी, क्योंकि जब हिंदी हम शुरुआत की थी ना, तो चूंकि इंग्लिश से थोड़ा सा नाता था, तो हिंदी को थोड़ा हमने मॉडरेट किया उस तरीके से, और फिर जो 2 बचे वो 2 ए हैं, अल्टरनेट। देखो अब इसको कैसे पढ़ना है, कर्ता कर्म करण, ठीक है। उसके बाद फिर संप्रदान, फिर ए आएगा, उसके बाद अपादान, फिर संबंध एस आएगा, फिर ए आएगा अधिकरण, फिर संबोधन आएगा। ठीक, तो जब आप इसको अल्टरनेट लोगे तो एस के बाद ए, फिर एस के बाद ए, फिर एस, सा करके कह लो पहले 3 के तो ऊपर नहीं है, फिर सा। ठीक है, अब याद रहेगा। जैसे आप ऐसे लिख लो, के ये हो गया, फिर एस ए एस। ये ऐसे ट्रिक हम मतलब जनरली ट्रिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने कहा आपको बता देते हैं, तो ऐसे करके हम याद करते थे। फिर आपको इसको पढ़ लेना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, फिर संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अपादान में पर, और संबंध संबोधन है, अरे ठीक, सॉरी अपादान बोल गया, अधिकरण। समझ में आ गई बात इतनी? बताइए, कारक समझ में आया, नहीं आया? ऐसे से फिर सिर का ऐसे हिला रहे हो, मतलब ऐसे में तो फिर पता ही नहीं जाए, फिर ये होगा कि नहीं आया। ऐसे हिलाओ या हाँ बोलो। एक बार तो एक लोग सर ऐसे से हिला रहे थे, हम कहे तो ये कट्टम कर रहे हो क्या ऐसे से करके, फिर ना समझ में आया ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए, मतलब सर हिला रहे ना, ना ऐसे में ना ऐसे में, ऐसे में। गजब गजब के। चलो अब आते हैं हम अपने काम पे, तत्पुरुष समास पे। ठीक, याद रहेगा ना, ट्रिक से तो याद ही रहेगा। बताइए, बाकी चिन्ह आपको पता ही है। एक जो संबंध काकी के रारी रे नानी ने, आप समझ गए होंगे, जहां पे भी उसका उसके उसकी तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी अपना अपने अपनी दिख जाए वहां पे सब संबंध लगा देना। ठीक, जहां ने लग जाए वहां कर्ता लगा देना, जहां को लग जाए वहां पे कर्म लगा देना।
जहां पे से लग जाए लेकिन पास होने की स्थिति में, तो वहां पे क्या लगा देना, करण लगा देना। समझ में आ रही बात? बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता नहीं होता है, ठीक। क्या होता है? कर्म होगा, फिर करण होगा, फिर संप्रदान होगा, फिर अपादान होगा, फिर संबंध होगा, फिर अधिकरण होगा, ठीक। यानी फिर संबोधन नहीं होगा। तो टोटल जो बात आई, यानी पहला वाला छोड़ करके दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा और सातवां होगा, आठवां नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? दिमाग में बैठा लो पहले ये बात। अब इसको बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टम। इतनी बात समझ में आ गई? प्रथमा नहीं होता है, अष्टम नहीं होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम, ठीक। इसको कर्म तत्पुरुष या द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं, ठीक। इसको करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं। इसको संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष भी, संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। इसको अपादान या पंचम तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक। इसको संबंध या षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी देखो कैसे पूछता है, हम बताते हैं। फिर इसको अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष। हमारी आंखें हो सकता है थोड़ी खराब हो, लेकिन हमारे कान बहुत तेज हैं। बुरमुराहट हमें कतई अच्छी नहीं लगती, ये जान लो। हम सब छोड़ देंगे, हम सिर्फ फिर पूरी क्लास ही ले लेंगे एक बार। आप लोग मतलब चीजों को समझो, फिर पढ़ा रहे हैं तो कुछ चीजों में टेक्निकलिटी होती है, उस चीज को, टेक्निकलिटी को आपको अगर दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप कोऑपरेट करिए। ऐसे ही मतलब हवा में सब चल रहा है। ये चीजें आसान नहीं है, जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है ये बहुत। अभी आपसे पूछेगा कि संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे दिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, आप घूम जाओगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक शब्द दे दिया और उसको बताओ उसमें क्या है। आपसे पूछेगा चतुर्थी विभक्ति किस किस तत्पुरुष समास में आती है, अब क्या बताओगे? बताओ किस में आती है? तो ये चीज जब आप पढ़ोगे तब ना जानोगे। चलो ये इतनी बात समझ में आ गई। बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यानी अगर हम कह रहे हैं कि कर्म तत्पुरुष, तो किसकी बात हो रही है? द्वितीय तत्पुरुष की। अगर हमने कहा चतुर्थ तत्पुरुष, तो किसकी बात हो रही है? संप्रदान की बात। अगर हमने कहा अधिकरण तत्पुरुष, किसकी बात हो रही? ये घुमा के क्वेश्चन आते हैं। ये पूछता है कि किस तत्पुरुष में है, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन पूछेगा चतुर्थ तत्पुरुष या पंचम तत्पुरुष में क्या होता है, तो आपको ये बताना होगा। थोड़ा सा लिखो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डाल लो, तत्पुरुष समास। देखो इसका सूत्र होता है परसर्गे तत्पुरुषा। परसर्गे तत्पुरुषा
परसर्गे तत्पुरुष, देखा। यह उत्तर पद प्रधान समास है। उत्तर पद प्रधान समास है। परसर्ग का तात्पर्य कारक सहित चिन्ह। परसर्ग का तात्पर्य कारक सहित चिन्ह। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द। क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। ठीक है, नीचे लिखिए। तत्पुरुष समास में कुल 6 परसर्ग होते हैं। तत्पुरुष समास में कुल 6 परसर्ग होते हैं। छह परसर्ग होते हैं। कर्ता, कर्ता द्वंद्व समास में जाने से, कर्ता द्वंद्व समास में जाने से तत्पुरुष समास में प्रयुक्त नहीं होता है। कर्ता द्वंद्व समास में जाने से तत्पुरुष समास में प्रयुक्त नहीं होता है। इसी कारण तत्पुरुष समास को कुल 6 भागों में विभक्त किया गया है। अब ये डायग्राम आप बना लो। ये डायग्राम फटाक से बनाओ। इस तरीके से लिखो। ये क्या छूटा? विभक्त किया गया है। ये डायग्राम बनाइए फटाक से। बन गया? जगह छोड़ दो, बना लेना बाद में। लिखो पहले, पहले हेडिंग डालो, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। उतनी जगह छोड़ दो, लिख लोगे, इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा। लिखो, वही चीज लिखवाने जा रहे हो, ऊपर लिख लेना, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। इसका परसर्ग ने होता है। परसर्ग या कारक से चिन्ह, नहीं सॉरी, कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक, द्वितीय लिखवा रहे हैं।
3 बजे 4 बजे आंख लगेगी तो क्या होगा, फिर यही होता है। कर्म को ना द्वितीय तत्पुरुष लिखो। इसका कारक चिन्ह, इसका परसर्ग को होता है, ने लिख तो नहीं लिया, इसका कारक चिन्ह को होता है, अर्थात कारक चिन्ह को होता है, अर्थात जिस समासिक शब्द के मध्य जिस समासिक शब्द के मध्य को परसर्ग के माध्यम से, को परसर्ग के माध्यम से जिस समासिक शब्द को परसर्ग के जिस समासिक शब्द के मध्य को परसर्ग के द्वारा समास या विग्रह समास या विग्रह समास या विग्रह समास या विग्रह का विकल्प संपन्न हो, समास या विग्रह का विकल्प संपन्न हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष होता है, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष होता है। क्या लिखा? द्वारा परसर्ग के द्वारा समास या विग्रह का विकल्प संपन्न होता है, वहां द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल लिखिए आप। जैसे जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मन को मोहित करने वाला, तो यहां पे चिन्ह दिखा उनको, क्या है, क्या है यहां पे, या समझ आ गई बात? गगन चुंबी लिख लो, लिख लो, गगन को मार्गदर्शक, मार्ग को, रास्ते को बताने वाला या रास्ते को दिखाने वाला। ठीक है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय और इंद्रजीत, कहा जाएगा ये, कौन है इंद्रजीत? मेघनाथ। इंद्रजीत चला जाएगा किसमें? बहुब्रीहि में। और जितेंद्रिय किसमें है? इंद्रियों को जीतने वाला। किस तत्पुरुष में? ये तो पता है तत्पुरुष बताना है, लेकिन हमको पूरा बताना है कर्म तत्पुरुष में। ठीक, हम इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको पता चल जाए कि हम उसके अंदर क्या है। जैसे हमने आपको उच्चारण बताए हैं, तो उच्चारण हमने बताया है कि कहाँ से उच्चारण है, यहाँ से है, यहाँ से है, कि अंदर से है, कहाँ से है, मुख से है, कहाँ से, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक, और लिखिए ग्रामगत, ग्रामगत, ग्रामगत गांव को जाने वाला। पशुहंता, पशुओं को मारने वाला। विद्यार्थी, क्यों विद्यार्थी, बताओ अर्थ क्या होता है सचिन? विद्यार्थी क्या अर्थ होगा इसका? विद्यार्थी अर्थ क्या होता है इसका, कोई बताएगा? विद्या को चाहने वाला, लिखो विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। अर्थी तो अर्थी हो गया ना, अर्थी का मतलब क्या होता है? चाहने वाला, विद्यार्थी।
ठीक है, अगला लिखो करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष। अब ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा सा लिखवाएंगे, इसका चिन्ह ये है बस। ठीक, अब लिखो इसका चिन्ह क्या है, परसर चिन्ह से। से, इसका चिन्ह से, परसर चिन्ह से। इसके एग्जाम्पल लिखिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए। से द्वारा भी होगा, द्वारा भी लिख लेना। हाँ, एग्जाम्पल लिखिए। रोगग्रस्त, 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 हिमाच्छादित, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित। क्या होगा इसका मतलब? हिम मतलब क्या? बर्फ। आच्छादित मतलब क्या? ढका हुआ। तो बर्फ से ढका हुआ। अब ये ना कहना कि हिमाच्छादित का मतलब हिमालय हो जाए, बहुब्री में डाल देना, कतई ना डालना। आता है क्वेश्चन, हिमाच्छादित को लोग बहुब्री में लगा देते हैं, कहते हैं कि वो हिमालय है तो हिमाच्छादित में हिमालय बर्फ से ढका हुआ है तो हम बहुब्री में लगा दें। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हिमाच्छादित का अर्थ सिर्फ और सिर्फ हिम से ढका हुआ। बर्फ से तो जहां बर्फ गिरती सब ढके हुए हैं। रसिया के जितने भी हिमालय होंगे सब ढके हुए हैं आज की डेट में। हैं? ऐसा है नहीं है? क्यों? क्योंकि सब बर्फ, अभी दिन छोटे हैं ना, तो अभी जो सूर्य किधर है? अभी अब उत्तरायण हो चुके हैं, लेकिन अभी दक्षिण की अवस्था में है। ठीक है, आगे और लिखो। रोग ग्रस्त हो गया, और लिख लो गोचर। आया हुआ क्वेश्चन है, गोचर दृष्टि द्वारा देखा गया, दृष्टि द्वारा देखा गया। जनश्रुति लोगों द्वारा सुना गया। हस्तलिखित हाथ द्वारा लिखा गया। बाढ़ ग्रसित, ये सब आए हुए शब्द हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे सारे आपको लिखवा दे रहे हैं। स्वचालित, आप लोग जवाब दिया करो स्वयं से चालित। जब जवाब दोगे तभी तो मजा आएगा कि हाँ पढ़ रहे हो कुछ। लोकोक्ति, लोकोक्ति लोगों द्वारा कहा गया। स्वयंभू, स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से उत्पन्न। अगला डालो संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। संप्रदान या चतुर्थी, इसका कारक सही चिन्ह क्या है? के लिए, के लिए लिखो यज्ञशाला, यज्ञशाला क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला, शाला का मतलब क्या होगा? यज्ञ के लिए स्थान। फांसी घर, फांसी के लिए घर। धर्म युद्ध, देखिए यही धर्म युद्ध है आपके लिए। आप इसको ऐसे ही आएंगे, पूछेंगे, आपको तोड़ना है, उसका अर्थ निकाल के आपको बताना है। तत्पुरुष इसीलिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हम शब्द पकड़ ही नहीं पाते हैं उसका अर्थ क्या है जब तक आप उसके अर्थ को नहीं जानेंगे। ठीक है, धर्म युद्ध। राह खर्च, राह के लिए खर्च। भिक्षाटन, भिक्षाटन, भिक्षा, भिक्षाटन भिक्षा के लिए घूमना, है ना, भिक्षा के लिए घूमना।
नारी निकेतन, इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये आ सकता है, ऐसा मेरा मन कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई दफे देखा है। नारी निकेतन, अनाथालय, नारी के लिए घर या स्थान, निकेतन स्थान ही होता है। गौशाला, न्यायालय, ये सब आए हुए हैं। बंदी गृह, सुधार गृह, अनाथालय, जो मतलब एक चीज और समझ लो, जैसे स्थान जहां आ जाए, किसी स्थान की बात हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, संप्रदान आ जाता है। ठीक, जैसे किसी स्थान की बात, कोई चीज जुड़ी हुई है, हमने कहा पुलिस थाना है, थाना कहा, तो पुलिस के लिए स्थान या पुलिस के लिए जगह, तो ये उसी में आ जाएगा। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेसिफिक कोई प्लेस की बात करे, किसी भी स्थान की बात करे, है ना, तो वो सब आ जाएगा किसमें, संप्रदान में। जैसे आलय हमने बता दिया, अनाथालय, तो आलय क्या होता है, कोई घर या कोई स्थान, है ना, फांसी घर, ठीक है, ये ऐसे जितने भी घर वगैरह की बात आ जाए तो सब संप्रदान या किसमें चले जाएंगे, चतुर्थी में। और अगले डालो अपादान या पंचमी, अपादान या पंचमी, अपादान या पंचम तत्पुरुष। इसमें क्या है, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म से अलग होने की स्थिति है। ठीक, अलग होने की स्थिति क्या है, धर्म से भ्रष्ट है। ठीक, रोग मुक्त, अब जितने भी मुक्ति लगा सकते हो लगा लो, ऋण मुक्ति, धन मुक्ति, है ना, पाप मुक्ति, है ना, ये जितने भी मुक्तियां हैं सब उसी में आ जाएंगे। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट बोलते हैं, सेवा से मुक्ति, सेवानिवृत्ति हो गई, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश निकाला, देश से क्या बोलते हैं उसको, निष्कासन, निष्कासित, हाँ निष्कासित, देश से निष्कासित। फिर लिखिए बलहीन, जितने भी हीन लगे होंगे, बलहीन, धनहीन, जहां हीन लगा है सब क्या है, सब सब पंचमी है, सब क्या आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अपादान में। हीन, मुक्ति, जो अलग होने की स्थिति बताते हैं, ठीक है, ये हो गया किसमें, अपादान। एक इंपॉर्टेंट डाल लो, ये है कई दफे आया है, ये चेतना शून्य, चेतना शून्य, ये दिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चेतना शून्य मतलब चेतना क्या होती है, हमारी आत्मा, आत्मा से शून्य मतलब जिसमें आत्मा ही ना हो, यानी बॉडी, डेड बॉडी हो गई, उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा से मुक्त है वो, है ना, चेतना शून्य। ज्ञान शून्य लिख लो, जहां शून्य की बात आ जाए, चेतना शून्य, ज्ञान शून्य। ठीक, आगे बढ़ो। संबंध या षष्ठी, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष, इसका कारक से चिन्ह क्या होगा, काकी के रारी रे नानी ने, राम वचन, राम के वचन, राम वचन, राम वचन। शिव कृपा, राजमहल, राजपुरुष, राजपुरुष क्या कौन होगा, राजा का बेटा ही तो होता है, राजकुमार, राजा का कुमार। रामादेश, गुरुवचन, लिख लो सब, लिख लो। भातृ आवास, भाई का घर, गुरु आवास,
गुरुकुल, गुरु का आश्रम, गुरु का कुल, कुल मतलब उनका जो जहां पढ़ाई होती गुरुकुल, वो स्थान, वो गुरुकुल। ठीक है। अध्यादेश, इंपॉर्टेंट डाल लेना अध्यादेश को। अध्यादेश, कानून का आदेश। चलो अब आगे बढ़ो। अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष, एग्जाम्पल तो बतेरे हैं, लेकिन जो है आपको इसको पढ़ना है। ठीक, आपको ही देख करके करना है। सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, इसका कार्य सही चिन्ह क्या होता है? में और पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आप निकाल के देख लेना। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर में सब गलत लगाते हैं, सब गलत कर देते हैं, तत्पुरुष कोई ध्यान ही नहीं देता है। युधिष्ठिर लगा देंगे किसमें? बहुब्रीहि में। युधिष्ठिर मतलब वो युधिष्ठिर। और ये अक्सर अधिकतर बच्चों की ये मेंटेलिटी रहती है, मैंने देखा है। अभी मैंने आपको बता दिया किसमें लगा। आप भी बोलते, अगर ये मैं पहले पूछता तो आप कहते युधिष्ठिर अर्थात किसमें जाएगा? युधिष्ठिर उनकी बात हो रही है। कौन? युधिष्ठिर जो वो थे पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बहुब्री कर देते हैं सब। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा सबसे नंबर 1 पे आपको बहुब्री दिखेगा ऑप्शन में, और आपको टिक किस पे करना है? तत्पुरुष में। कौन से तत्पुरुष में? सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष में। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। ठीक। और देखो समाधिस्थ, समाधिस्थ समाधि में स्थित। कार्यरत, कार्य में डूबा हुआ। तल्लीन, इंपॉर्टेंट, उसमें डूबा हुआ। तल्लीन। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। वनवासी, वन में निवास करने वाला। जलवासी, जलचर, जल में रहने वाला या चलने वाला। नभचर, नभ में, हाँ लिख लो फटा, चलने वाला, उड़ने वाला, जो भी लिख पाओ। पर्वतारोही, पर्वत में चढ़ने वाला, पर्वत पर चढ़ने वाला। स्वर्गवासी, स्वर्ग में रहने वाला। नरकवासी, ग्रहवासी। बहिर्वासी, बाहर में रहने वाला, बाहर, बाहर रहने वाला। यहाँ की ये जो है ये लोकल लैंग्वेज है, बाहर। खई हो, खाने को बोलते हैं। यहाँ की थोड़ी बहुत सीख गए हम भी। कहा कह रहे हो, हैं ऐसे बोलते ना, कहाँ जाए कहें, ऐसे ही है यहाँ का। चलो निशाचर, निशाचर रात्रि में चलने वाला। उर्वशी, इंपॉर्टेंट, उर्वशी हृदय में बसने वाली, बसने वाला नहीं, उर्वशी जो है बसने वाली होती है। मनोज, मन में अब बसने वाला है मनोज। मतलब लिंग ना परिवर्तित करो भैया, जो जो स्त्री में रहेगा वो स्त्री में ही है, जो पुरुष में पुरुष। अब उर्वशी, उर्वशी, उर अर्थात हृदय, उर्वशी, उर मतलब हृदय होता है, वसी मतलब वसने वाली। मनोज मन, और जा मतलब उत्पन्न, मन में उत्पन्न होने वाला, मनोज हो गया, है ना। अब मन में कौन उत्पन्न होता है? मनोज। मनोज अर्थात कौन? कामदेव। उर्वशी अर्थात कौन? कौन उर्वशी?
टेक इट इजी, इजी उर्वशी, वो नहीं, वो उर्वशी जो कौन बने थे, विष्णु जी। चलो अब बचा क्या, अब बचा द्वंद्व समास, है डाल लो द्वंद्व समास। लिखिए, या उभय पद प्रधान समास है, लिखो लिखो थोड़ा सा लिख लो, द्वंद्व समास। अब वो चला गया तो क्या करें उसको, द्वंद्व समास, ये उभय पद प्रधान समास है, अर्थात इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है। उभय पद प्रधान समास कहलाते हैं, इसमें द्वंद्व समास मुख्य रूप से आता है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, जैसे हमने कहा माता पिता, ठीक है, अरे इसका इसका लिखो, वो सूत्र लिखो पहले, चा अर्थे द्वंद्वा, इसका सूत्र होता है चा अर्थे द्वंद्वा। अगर नींद ना पूरी हो तो दिमाग जो है घूमता ही रहता है, भ्रमित करता रहता है, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। इंसान को 6 से 8 घंटे नींद लेना अनिवार्य है। अब हम चूंकि हमारे घर में एक पेट है, अब वो क्या काम करता है, वो सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे जगाता जरूर है। अब हमारे साथ ये है कि हम 4, साढ़े 3 बजे करीब सोए और उसने 6 बजे हमें दिया जगा, उसे टहलाओ पहले लेकर जा करके, अब वो जगाएगा जरूर, पक्की बात है। उसके बाद नींद पड़ी नहीं हमें, उसको घुमा के लाए, टहला के लाए, और वो कम से कम आधा घंटा टहलता भी है, उसका नियम है, उनको आधा घंटा घूमना है, उसके बाद ही वो घर पे पहुंचेंगे। अब वो चीजें हो गई, अब दिमाग जो है नींद चाह रहा है। सुख दुख, अच्छा रुको 1 मिनट, चार अर्थ द्वंद्व इसका सूत्र होता है, ठीक, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि दो पदों के बीच में चा अर्थात और, ब्रैकेट में लिखना, चा अर्थात और, कॉमा या का अर्थ प्रकट हो, का अर्थ प्रकट हो, ठीक है, वहां पर द्वंद्व समास का विकल्प होता है, वहां पर द्वंद्व समास का विकल्प होता है। अब एग्जांपल लिखो, माता पिता, माता और पिता, आ रहा है, सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख, है ना, आना जाना, आना जाना, खाना पीना, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये जितने भी हमने एग्जांपल लिख रखे ये सब कहीं ना कहीं से निकाले हुए हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और, ठीक। एक क्वेश्चन और आया था इसमें, हाँ, महेश्वरो, महेश्वरो, माँ हा में एक ही मात्रा, फिर तालव्य आधा शा, फिर वा, फिर रा में औ की मात्रा, महेश्वरो अर्थात शिव और पार्वती, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये फंसाता है। राधा कृष्ण, एग्जाम्पल लिखो, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है।
ये हो गया आपका समास। समझ में आया समास? एक रिकैप मारते छोटा सा शुरू से लेके अंत तक। देखो बहुत ध्यान से, कॉपी छोड़ दो, दिमाग में सिर्फ बैठालना। हमने कहा समास, समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या होती है वो आप सब जानते हो, आगे बढ़ो। समास क्या होते हैं? कुल 4 प्रकार के होते हैं। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और उभय पदा प्रधान। अर्थात समास जो है वो पद पद की बात कर रहा है, पद की प्रधानता की बात कर रहा है। अर्थात पद की प्रधानता जहां पे होगी वहां पे क्या होगा? समास होगा। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी वो पूर्व पद प्रधान समास कहलाएंगे। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी वो उत्तर पद प्रधान समास कहलाएंगे। जिसमें उभय पद की प्रधानता यानी दोनों पदों की प्रधानता होगी वो उभय पद प्रधान समास कहलाएंगे। जिसमें उभय पद अप्रधान अर्थात दोनों पदों की प्रधानता ना हो क्या कहलाएंगे? इतनी बात समझ आ गई? मोटा मोटा दिमाग बैठ गया। अब चलो पूर्व पद प्रधान की बात करते हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता अर्थात जिसमें पूर्व पद का मतलब हो, 2 पद लिखे हुए हैं जिसमें पहला पद है दूसरा पद, पहले वाले पद का अर्थ के आधार पर चीजें परिवर्तित हो या उनमें परिवर्तन आए वहां पे पूर्व पद बनेगा। मतलब पूर्व पद प्रधान का मतलब ये हुआ मुख्य रूप से वही है लीडर, उसी के माध्यम से सारा कार्य होना है। समझ में आ गई बात? तो इसमें पूर्व पद प्रधान में आता है अव्ययी भाव समास। क्योंकि इनका मतलब अव्यय का मतलब होता है ये क्या करते हैं अपने अनुकूल परिवर्तित कर देते हैं दूसरे पद को। जैसे हमने कहा था सुपुत्र, कुपुत्र और आपुत्र, इसमें हमने आपको बताया था कि सुपुत्र लेकिन वो अच्छा पुत्र है, पुत्र को की उत्तर पद को उसने परिवर्तित नहीं किया, उसकी उसने विशेषता बता दी। कुपुत्र उसकी उसने विशेषता बता दी, कुपुत्र है ये उसकी विशेषता है कि वो कु है, खराब है या अच्छा है। लेकिन जहां हमने आपुत्र लगा दिया, आपुत्र का अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया। आपुत्र से क्या बन गया? ये पुत्र ही नहीं रह गया, मतलब ये कुछ और इस श्रेणी में आ गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, कुछ हो गया, है ना। तो ये हो गया अव्यय भाव समास। इसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा हमने बताया उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान समास जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता मुख्य रूप से होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? पूर्व पद की पूर्व पद की मुख्य रूप से और उत्तर पद में उत्तर पद की मुख्य रूप से, यानी उत्तर पद के आधार पर वो परिवर्तन होगा। अब इसमें हमने आपको दिखाया 3 समास, पहला दिखाया कर्मधारय, दूसरा दिखाया द्विगु समास और तीसरा दिखाया तत्पुरुष समास। अर्थात जब हमने आपको बताया जब कर्मधारय समास में कि ये जो है इसका सूत्र होता है विशेषण विशेष से कर्मधारय, अर्थात कोई एक विशेष होगा उसकी विशेषता बता रहा होगा, यानी विशेष से कौन? संज्ञा। विशेष से संज्ञा होती है, विशेष से कुछ और नहीं, विशेष का शाब्दिक अर्थ संज्ञा होता है। यानी कोई संज्ञा, ब्रह्मांड में कोई भी चीज उपस्थित है सब संज्ञा है, दुनिया जहान की जो भी चीजें आपको दिख रही सब संज्ञा है, उसकी कोई विशेषता बता रहा हो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्मधारय वहां पे हो जाएगा। जैसे हमने बताया था नीलकमल, जैसे हमने बताया था नीलकमल अर्थात नीला है जिसका, नीला कमल क्या? नीला कमल है ना। उसके बाद हमने और एग्जांपल बताए थे, बताओ जरा। नीलकंठ बताया था, है ना, जिसका कंठ नीला है। तो ये सब बातें क्या हो गई? ये किसमें चले गए? कर्मधारय। इसमें कभी कभी विशेष से पहले आ जाता है, कभी कभी विशेष से बाद में आता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये छूट है कि विशेष विशेषण इधर उधर होते रहते हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर पद मुख्य रूप से उत्तर पद की प्रधानता होती है, मुख्य रूप से शब्द सारे सब उत्तर पद में ही आते हैं, लेकिन कभी कभी ये विशेष से विशेषण चेंज होता रहता है। जैसे हमने बताया था कि गहरा कुआं है या कुआं गहरा है, बात एक ही है, गहरा कुआं है। अब यहाँ पे कुआं क्या है? एक तरीके से विशेष हो गया, और गहरा क्या? उसकी विशेषता हो गई। गहरा कुआं है या कुआं गहरा है, बात एक ही है। तो इसलिए चूंकि जब तक हम किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो वो विशेषता पहले आ रही है बाद आ रही है। जब हम विशेषण विशेष से आपको बताएंगे, तो विशेषण विशेष से आपका पूरा टॉपिक है, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि संज्ञा हम अगर पहले आ रही है
तो वो संज्ञा है, और विशेषता विशेषण के जस्ट बाद आ रही है तो वो विशेष हो जाएगा। इतना ही समझना है, ठीक है। ये वाक्य जब हम शुद्धि और वाक्य में कराएंगे तब बताएंगे आपको। अभी समझो, कर्मधारय समझ में आ गया। कर्मधारय का अर्थ होता है विशेषता बता, किसी भी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो, वहां पे ऐसा कुछ महसूस हो जाए आपको कि वो उसके बारे में कुछ अच्छी बात कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा। फिर उसके बाद हमने दूसरा क्या बताया था, द्विगु समास। द्विगु समास का अर्थ होता है, सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जिसमें संख्या आ जाए, कहीं भी पूर्व में संख्या आ जाए तो उसका उत्तर पद उसके आधार पर संख्या को परिवर्तित करके ले जाएगा और किसमें बना देगा, यानी पहले संज्ञा अगर पहले में कहीं वो आ गया शब्द तो वो उसको अपने अनुरूप बना लेगा। उत्तर पद, उत्तर पद मुख्य रूप है, इसमें संख्या जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हमने कह दिया एक वचन, तो वो जो उत्तर पद आया उसकी प्रधानता से एक वचन, मतलब एक जो है वचन में परिवर्तित हो गया, उसका शब्द एक बन गया, ठीक है। लेकिन इसको पहचानने का तरीका यह है संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात संख्या पहले आ रही हो तो वहां पे द्विगु होगा। ये समझ आ गया। तत्पुरुष मैंने आपको पूरा बताया। तत्पुरुष कुल टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इसका मुख्य इसका सूत्र होता है परसर्गीय तत्पुरुषा, अर्थात जिसमें कारक सहित चिन्ह आ जाए, उसके माध्यम से, कारक सहित चिन्हों के माध्यम से हम तत्पुरुष समास को ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुल कारक टोटल 8 होते हैं। हिंदी में परसर्ग 7 होते हैं, परसर्ग 7 होते हैं। हे अरे वो चिन्ह वो उसमें नहीं लिया जाता है, संबोधन नहीं लिया जाता। कारक 8 होते हैं, परसर्ग 7 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कुल 6 होते हैं, जिसमें हम प्रथमा को छोड़ करके, कर्ता को छोड़ करके, संबोधन को छोड़ करके अन्य सारे 6 हम जो है उनको हम तत्पुरुष समास में लेते हैं। फिर हमने वो सारे आपको लाइन से बता दिए, अभी ताजा ताजा बताया। कर्म को बता दिया, उसमें प्रथमा छोड़ कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम, ये आपके सारे उसमें तत्पुरुष में आते हैं। उसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए। ये हो गया तत्पुरुष। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उभय पद प्रधान, यानी दोनों पदों की प्रधानता, जिसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मुख्य रूप से इसका सूत्र होता है चा अर्थे द्वंद्वा, अर्थात जहां पर चा अर्थात योजक चिन्ह जहां पे दिख जाए। योजक चिन्ह क्या होता है, कोई भी ऐसा चिन्ह जो दो पदों के बीच के संबंध को जोड़ रहा हो किसी माध्यम से, योजक चिन्ह कहलाता है, यानी जोड़ने वाला। जैसे और, या, एवं, है ना। एवं लिखवाया नहीं लिखवाया, लिख लेना वहां पे एवं। और क्या आ जाएगा, हाँ और भी होते हैं, वा है ना, वा लिख लो, तथा भी लिख लो। ये सारे योजक चिन्ह होते हैं, देखो धीरे धीरे याद आते हैं। तो ये कुल मिला के ये बात समझ आ गई, जहां पर आपको योजक चिन्ह दिख जाए कि ये दो समासिक पदों को आपस में अलग अलग स्थिति में बता रहा है, ठीक, वहां पे द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता हमने आपको अभी बताया, लेटेस्ट माता और पिता। अब बचा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें ना पूर्व पद की प्रधानता रहेगी ना उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। वो क्या करेंगे, सब पद तो दोनों जुड़ेंगे, योग दोनों का होगा, संक्षेपित दोनों होंगे, लेकिन वो तीसरे अर्थ को लेके चले जाएंगे। जैसे हमने बताया, अभी एग्जांपल दिया था, जैसे चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं, कौन है, विष्णु जी चतुर्भुज विष्णु है। और क्या बोलते, त्रिलोचन तो वो हो गए जिनकी तीन नाकें हैं, अर्थात कौन, शंकर जी। और लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, पेट जिसका लंबा हो, वो क्या हो गया, गणेश जी। तो ये देख रहे हो ना, लंबोदर यानी लंबा उदर, दोनों आ रहे हैं समासिक पद, लेकिन जा किस में रहा है, तीसरे में, अर्थात बहुब्रीहि समास में। तो ये समास हो गया। बहुत ही प्यारा तरीके से आपको बताया, इतने अच्छे से आपको कोई इतना डाइल्यूट करके कोई नहीं बताएगा, लेकिन जितना डाइल्यूट करके आपको बताया है उतना आप बहुत अच्छे से इसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आए। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ अन्य बातें हैं
जो पूछते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हम थोड़ा थोड़ा बता दें, है ना। जैसे ये पद के आधार पे है और समासिक शब्द के आधार पर। एक समास नन समास होता है, वो क्या होता है ना, जो समास जिसमें नन समास होता है, और नन तत्पुरुष भी बोलते हैं उसको। और कई सारे और समास जो है अलग अलग से, जैसे माता पिता है, उसमें एक पदी, कभी कभी एक पदी हो जाता है। जैसे खाना पीना, इसमें दोनों पदों की बात होगी। जैसे उठना बैठना, इसमें दो अर्थ अलग अलग हैं। माता पिता एक ही अर्थ है दोनों, लेकिन उठना बैठना अलग है, दोनों क्रियाएं अलग हो गई। तो ऐसे भी पूछता है कि उठना एक 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 क्रिया या एक पदी है या द्विपदी है, ऐसे करके भी आता है। तो बहरहाल इतना ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। अगर आपको देखो क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं समास में, तो आप हमसे पूछना, तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपको दिखते हैं ऐसे कुछ कि एक पदी पूछ रहा है, द्वंद्व समास, द्विपदी द्वंद्व समास पूछ रहा है, तो ये जो ऐसे आते हैं, तो अगर आपको दिखते हैं क्वेश्चन, तो हम आप हमसे पूछेगा, 1 to 1 हम आपको बता देंगे। अदरवाइज इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया समास? बताइए, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले, अगर आपको कोई दिक्कत डाउट कुछ भी हो, तो आप जो है क्वेश्चन वहां पे पुटअप कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।